नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से एक जो भी आगामी एग्जाम है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा, एसएससी जीडी और यूपीएसआई, जो भी आदि एग्जाम दिख रहा है इन फ्यूचर में, उसके लिए जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और आज जो हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में है साथियों, और हम लोग लगातार एक आधो प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और इसमें जीएस के मात्र 20 क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये आगामी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बिना देर किए हुए हम इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर लिखा है, इस प्रश्नों हर एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है कमेंट में। यहाँ लिखा है प्रश्न, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, बता दीजिए कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये नहीं है कि ये पुलिस के लिए है, होमगार्ड के लिए है। अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, आरओ का देते हैं, तो वहां भी ये सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपको सबसे ये दिमाग में रखना है कि जीएस पढ़ना है। किस एग्जाम के लिए कोई पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है उससे आपको कोई नहीं मतलब है। सीधे आप जीएस पढ़िए। पॉलिटी के प्रश्न है तो उसको भी गहनता से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी सेक्शन से प्रश्न बनेंगे। यहाँ देखिए, बता दीजिए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पहले बताएंगे और भाग किससे संबंधित है। राज्य के विधानमंडल से संबंधित है। राज्य के विधानमंडल से संबंधित है। पहली तो बात याद यहाँ ध्यान रखना है आपको। यहाँ 2 भाग का जिक्र किया गया है, 3 भाग का। ये भाग 6 है, भाग 6 है, भाग 9 है और भाग 5 है। तो अगर अनुच्छेद आपको नहीं पता है, सिर्फ अगर भाग भी पता है, तो भी इस प्रश्न को आप कर लेंगे। तो पहले बताइए कि संघ का जिक्र संविधान के किस भाग में है। पहले तो यह बता दीजिए, संघ मतलब केंद्र का जिक्र संविधान के किस भाग में है। तो आपका भाग किस में है जी, भाग 5 में जिक्र है। वही अगर राज्य का जिक्र किस में है भाई, राज्य का जिक्र संविधान के किस भाग में है, तो भाग आपका 6 में है। अब सवाल है ना, 6 तो मिल गया ना, 6 मिल गया, यानी 6 तो सही होगा। राज्य विधानमंडल की बात किया है ना, तो 6 में तो सही होगा। लेकिन ऑप्शन आपको 2 दिख रहा है इसमें। अब अनुच्छेद में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद इसमें कौन आपका सही होगा। तो और थोड़ी सी एक्सप्लेन में और 2-4 प्रश्न यहाँ से जान लेते हैं, उसके बाद हम सीधे आपको प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे। ध्यान दीजिए। उसके बाद ये देखिए भाग 9, भाग 9 में प्रश्न कई बार पूछा, भाग 9 में किसका जिक्र किया गया है। तो ये पंचायती राज का है, ग्रामीण पंचायती राज। किसका जी, ग्रामीण पंचायती राज का जिक्र है, पंचायती राज्य का जिक्र है। उसके बाद भाग 5 तो आप देख ही लिए। तो हम लोगों ने भाग का तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, भाग तो क्लियर हो गया। उसके बाद भाग 5 का भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ आते हैं महत्वपूर्ण जो चीज है। तो इसमें भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 है। भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 है। और ये भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ है, ओ है सिर्फ। भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 से। बता दीजिए इसमें कौन साथियों सही होगा। इसमें जो साथियों सही होगा, इसमें मैं आपको बता दूं, ऑप्शन आपका ए सही होगा। कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यानी भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल के संबंध में जो सही है आपका 168 से लेके 212 और भाग 6। 1-2 और इसमें महत्वपूर्ण जो बात है ये जान लीजिए। पहली बात, अनुच्छेद 168 में क्या जिक्र है भाई, अनुच्छेद 168 में क्या जिक्र है। पहली बात है राज्य के विधानमंडल का गठन, राज्य के विधान मंडल का गठन की बात करता है। राज्य में विधानमंडल की गठन की बात करता है। विधानमंडल 2 प्रकार की होती है। विधानमंडल जहां पर कानून बनाया जाता है, नेताओं द्वारा कानून बनाया जाता है विधानमंडल। एक केंद्र स्तर पर होता है, किस स्तर पर, विधानमंडल के 2 प्रकार। विधानमंडल 2 प्रकार कौन कौन भाई, पहले तो एक होता है केंद्र स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर आप जानते हैं ना, संसद जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, ये भी राज्य विधानमंडल बोलेंगे। राज्य विधानमंडल, विधानमंडल एक देश के लिए कानून बनाता है, मतलब पूरे देश के लिए, और एक राज्य के लिए कानून बनाता है। ठीक है, आप देख लिए विधानमंडल मतलब कानून बनाया जाता है। तो 168 में किसका जिक्र है, राज्य के विधानमंडल के गठन की बात करता है। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है, 169
अनुच्छेद 169 में किसका जिक्र है, बता दीजिए। 169 में अनुच्छेद में किसका जिक्र है? 168 और 169 आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको लगता है कि परीक्षा में कुछ अच्छा नंबर लाना है तो। 169 में किसका जिक्र है कि राज्य विधान परिषद की, राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समापन का भी जिक्र है। समापन अनुच्छेद 169 में कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 169 क्या है भाई, तो राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समापन की भी बात की गई है। दूसरी बात, अब यहाँ देख लीजिए, अगर ये पूछा जाए कि जैसे हमने कहा कि 2 सदन होते हैं, जैसे एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान रखिएगा, तो राज्य में भी 2 सदन, एक कौन कौन से, एक विधानसभा, कौन होता है, एक विधान सभा, और एक होता है क्या, विधान परिषद। और विधानसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन। क्या बोलेंगे जी, निम्न, विधानसभा को निम्न सदन बोलेंगे। ये राज्य स्तर पे हम इसकी बात कर रहे हैं, देश स्तर पे करेंगे तो अलग होगा। विधानसभा निम्न सदन, और विधान परिषद को क्या बोलेंगे, उच्च सदन बोलेंगे, उच्च सदन बोलेंगे। अगर वही देश स्तर पे क्या होगा भाई, देश स्तर पर क्या होगा, जैसे सदन 2 तरह के होते हैं ना, सदन, इसमें भी देश स्तर पर एक होता है लोकसभा, क्या होता है, लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा, ये देश स्तर पे। लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन, निम्न सदन, और राज्यसभा को क्या बोलेंगे, उच्च सदन, उच्च सदन बोलेंगे। ठीक, अब इसमें ये देखिएगा कि अगर विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल के लिए होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। जो भी इसके सदस्य चुने जाते हैं वो 5 साल तक ही पद पे रहते हैं। लेकिन राज्यसभा के, यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष, कितने, 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। वही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, आपका 6 वर्ष के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा। तो एक और भी प्रश्न अगर एग्जामिनर चाहे थोड़ा सा घुमा के पूछे, कि पूछ दे कि राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो क्या बताएंगे आप? यहाँ अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल अनंत तक होता है, यह कभी विघटित नहीं होता है। अगर लेकिन वही राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष लगाएंगे, और सदस्य न जोड़े, सिर्फ राज्यसभा के कार्यकाल पूछे तो भाई अनंत, इसका कोई विघटन नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से विधान परिषद के सदस्य के कार्यकाल कितने होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। और विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन ऐसा सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन उसका विघटन नहीं किया जा सकता है, वो विधान परिषद है। और देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसमें सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें 2 सदन है। एक कौन, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो कौन उसे 6 हैं, 6 हैं जिसमें 2 सदन हैं। 2 सदन वाले राज्य कितने हैं भाई, 6। कौन कौन, पहला यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा तेलंगाना, पांचवा महाराष्ट्र, उसके बाद छठा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो समझ लीजिए एक प्रश्न से हम लोगों ने कम से कम 15-20 प्रश्न बना लिए, 15-20 प्रश्न बना लिए। और उसके बाद इसमें देखिए, इसमें पंचायती राज का गठन है ना, तो इसमें टोटल कुल कितने अनुच्छेद हो जाते हैं। कई बार पूछा गया है कि 243 से लेकर 243 तक कुल कितने अनुच्छेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 16, क्योंकि 43 के बाद ABCDE करके O तक आता है ना, तो इसमें। और इसमें किसका जिक्र है भाई, 79 से 122 तक पार्लियामेंट का जिक्र है। अगर इसको कहीं आपको लिखना होगा तो इसमें लिख दीजिएगा, इसके आगे इसमें संसद का जिक्र है। किसमें, संसद का जिक्र है। और इसमें 214 से 231 इसमें हाई कोर्ट के गठन वगैरह की बात की गई है। ठीक, तो लगभग हम लोगों ने सारे प्रश्नों को उत्तर समझ लिया। अगर स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, कैसा लगेगा सेशन बताइएगा जरूर।
भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया। इससे फिर एकल सदस्य निकाय कब बनाया गया? यानी अभी वर्तमान में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है। कितनी है भाई? 3 सदस्य। एक होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या होते हैं? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य होते हैं। 2 अन्य होते हैं। तो वर्तमान में 3 हो गया ना। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार है ही, उसके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में 3 सदस्यीय है चुनाव आयोग। लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि भाई भारत संविधान कब लागू हुआ भाई? तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1989 तक। 1950 से लेकर कब जी? 1989 तक। चुनाव आयोग क्या था? एकल सदस्य था। एकल सदस्य था। एकल सदस्य था। सदस्य था माने एक ही लोग मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते थे, बाकी अन्य कोई चुनाव आयुक्त की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन लगा कि नहीं भाई, इसका कार्य क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हो, ताकि कहीं किसी भी विषय पर अपना भी ये निर्णय दे, चाहे कोई गलती ना हो। तो इसके लिए 3 सदस्य कब बनाया गया भाई? 1989 से लेकर 1990 तक। 1990 यही ना पूछा है। 89 तक तो एकल सदस्य था, लेकिन बाद में कितना हो गया? 3 सदस्यीय निकाय हो गया, निकाय बन गया और इसे फिर एकल सदस्य बनाया गया। तो देखिए 1989 से लेकर 90 तक क्या था? 1989 से 90 तक क्या था? 3 सदस्य था। कितना? 3 सदस्य था। फिर 1990 में साथियों, ऑप्शन सही भी कर लीजिए, 1993, 1990, 1991, 1992, 1990 में फिर क्या बना दिया गया? एकल सदस्य बना दिया, 3 सदस्यीय बना दिया गया। एक क्या, फिर से प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए, प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा, घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं। भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया। बन गया क्योंकि 1989 तक तो एकल था, 1989 में क्या बन गया? फिर 3 सदस्यीय बन गया। अब फिर एकल कब बना, यही नहीं पूछा है, फिर एकल कब बना? तो 1990 में एकल बन गया। उसके बाद वर्तमान में अब भी कितना है? 3 सदस्यीय है, याद रखिएगा, यही पूछा है कि भाई पहले तो एकल था 1950 से लेकर 1989 तक, फिर 89 में क्या बना? 3 सदस्यीय बना, फिर एकल कब बना? 1990 में, और फिर जो वर्तमान की स्थिति है आप देख रहे हैं 3 सदस्य हैं, और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। अगला प्रश्न, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बता दिए। जनहित याचिका, पीआईएल, पीआईएल की शुरुआत कहाँ हुई थी सर्वप्रथम? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन डी है आपका न्यूजीलैंड। बता दीजिए पीआईएल। पीआईएल की शुरुआत भारत में करने वाले कौन थे भाई? भगवती, भगवती, भगवती। पीआईएल की शुरुआत करने वाला कौन है? न्यायमूर्ति भगवती किए थे। ये जनहित जो भी मुद्दे हैं, जैसे मजदूर का मुद्दा है, ठीक है, जो वंचित समाज है, जिसका एक मुद्दा है, सामूहिक मुद्दा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए, उनके हित में कुछ फैसला देना चाहिए, क्योंकि वो उतना फीस वहन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह कहा गया कि भाई एक आप सादे पेज पे भी सुप्रीम कोर्ट के नाम से आप लेटर लिखकर आप भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं भाई, आपके मसले को सुनवाई करना चाहिए और आपका हक और अधिकार, हो सकता है कि कहीं कोई अतिक्रमण कर रहा हो, हनन कर रहा हो, तो आपके फेवर में भी निर्णय आता है। ऐसे कई आया है। तो भारत में पीआईएल की शुरुआत पीएन भगवती ने किए थे। कब किए थे भाई? ये हम लोगों के देश में 1980 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 1980 के दशक में। लेकिन ये पूछ रहा है कि जनहित याचिका सर्वप्रथम कहाँ, किस देश से उत्पन्न हुआ था? तो यूएसए, 1960 में से 1960 में इसकी शुरुआत होती है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में इसकी शुरुआत होती है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? मतलब स्वतंत्र जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, तो बता दीजिए उस समय देश के कानून मंत्री कौन थे और न्याय मंत्री कौन थे? ऑप्शन है जान मथाई, ऑप्शन बी है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है जगजीवन राम। बता दीजिए कानून मंत्री पूछा है ना, कौन थे? न्याय मंत्री। कानून न्याय मंत्री एक ही है, ठीक। साथियों पहले तो यह ध्यान दीजिए, इसमें जान मथाई क्या थे भाई? वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे। जान मथाई वित्त मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौन थी भाई उस समय? स्वास्थ्य मंत्री। कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर
यही थे कानून और न्याय मंत्री। और जगजीवन राम एक कैबिनेट मंत्री थे, कई बार कई मंत्रालय भी इन्होंने संभाला था, और ये दलित वंचित समुदायों के ये प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी ये आवाज थी। ठीक, तो कानून और न्याय मंत्री पूछा है ना, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा, संविधान के निर्माता शिल्पकार इनको कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में, कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में कौन सा समूह प्रमुख उत्पादक केंद्र रहा? कौन सा ऐसा राज्य है जहां कपड़ा के उत्पादन में अग्रणी रहे हैं, यही पूछा है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन बी है पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन डी है बिहार और पश्चिम बंगाल। बता दीजिए कपड़ा उत्पादन में प्रमुख स्थान रखने वाले राज्यों का जोड़ा कौन सा आपको दिख रहा है। साथियों, इसमें जो सही होगा ऑप्शन आपका ए, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात में भी आप देखते हैं बड़े पैमाने पर मिल फैक्ट्री, कपड़ा मिल फैक्ट्री है, ठीक है, और महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी ए सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? बता दीजिए। 2011 में जनगणना हुई तो पूछ रहा है कि कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जिसमें जनसंख्या सबसे कम है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कुल राज्य कितने हैं भाई। भारत में कुल राज्य कितने हैं? तो 8 राज्य हैं। कितने यूटी है, यूनियन टेरिटरी, मतलब जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, अरे सॉरी, भारत में राज्य कितने हैं? 28। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं भाई? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन सबसे पूछा है कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जनसंख्या सबसे क्या है? कम है, पहली बात है। तो कम जनसंख्या, ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है दमन और दीव, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है दादर नगर हवेली। कौन से? सबसे कम जनसंख्या अगर किस में है तो लक्षद्वीप में, और सबसे अधिक किस में है भाई? तो अधिक किसमें है? तो देश की राजधानी कौन? नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसमें सबसे अधिक है दिल्ली, याद रखिएगा। कौन? दिल्ली आपको याद रखना है, ठीक है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं पता है ना? आप एक याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के राज्य और राजधानी आपको पूरी केंद्र शासित प्रदेश के जो नाम और उसके बाद उसकी राजधानी आपको याद करना ही होगा हर हाल में, क्योंकि यहाँ से राजधानी से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अगर हम आपको उदाहरण दे, तो यहाँ उदाहरण नहीं दे, इसका नाम ही लिख देते हैं। पहला क्या है भाई? पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी कहाँ है भाई? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, पहला हो गया। दूसरा क्या है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी नई दिल्ली, नई दिल्ली है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का कहाँ है भाई? कवारती, कवारती है। चौथा आपका क्या है? पांडिचेरी, पांडिचेरी की राजधानी वही पुदुचेरी, पुदुचेरी। पांचवा क्या है भाई? चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक, ये 5 है ना। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और केंद्र शासित प्रदेश स्वयं एक चंडीगढ़ है, तो इसकी राजधानी भी चंडीगढ़। तो अभी तक हम 5 जाने ना। उसके बाद छठा जानना है, छठा, सातवां। छठा में इसमें कौन छूट रहा है भाई बताइए आप भी? लक्षद्वीप, पांडिचेरी, एक दादर नगर हवेली, दमन दीव। दादर नगर हवेली, नगर हवेली और दमन दीव। इसका राजधानी कहाँ है भाई? दमन है, दमन। कहाँ है? दमन दीव है, इसकी राजधानी दमन दीव लिख लीजिए, दमन दीव है। उसके बाद सातवां, सातवां कौन छूट रहा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, चंडीगढ़। आपका छठवां, हाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर, श्रीनगर। और आठवां लद्दाख, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। तो साथियों, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी राजधानी आपको पूरी तरीके से याद रखना ही होगा हर कंडीशन में। अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, होमगार्ड परीक्षा, एसएससी जीडी या कोई भी अन्य एग्जाम जो आपको दिख रहा है जहां जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगला प्रश्न देखो साथियों,
अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? यानी पुरुष पे स्त्री बहुत कम है। जैसे 1000 पुरुष पे कितनी स्त्री बची है, मतलब कौन ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक तो पुरुष है लेकिन स्त्री की संख्या, लड़की की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है आपका झारखंड, ऑप्शन डी है आपका सिक्किम। लिंगानुपात बता दीजिए। जैसे हमने कहा कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो 1000 मेल पर कितनी फीमेल बची है? सबसे कम कौन ऐसा राज्य आपको दिख रहा है इस विकल्प में से? तो साथियों इसमें जो है आपका 879 के आसपास लड़की है, क्या है, मतलब फीमेल है। कौन सा ऐसा राज्य है? इसमें आपका हरियाणा राज्य सही है। यानी 1000 पुरुष पे सिर्फ 879 के आसपास ही आपकी क्या बची है? लड़की बची है। लिए तो भाई हरियाणा की बात कर रहा है। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी का क्या स्थिति है भाई, यूपी का भी आप समझ लीजिए। तो 1000 पुरुष पर आपका 912 महिला, यहाँ कुछ स्थिति ठीक ठाक दिख रही है 912। अगर वही भारत के संदर्भ में ले लिया जाए कि भारत की स्थिति क्या है भाई, एवरेज भारत में, तो 1000 पे 943, कितना? 1000 पे 943। लेकिन सबसे कम पूछा, इसीलिए यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, ताकि यहाँ लड़कियों की संख्या कम होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, साख पत्र दिया जाता है, साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, साख पत्र दिया जाता है, कौन जारी करते हैं? तो बैंक जारी करते हैं जो भी। लेकिन ये देखिए, ऑप्शन एक निर्यातकर्ता द्वारा, ऑप्शन बी है एक आयातकर्ता द्वारा, ऑप्शन सी है सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन डी है जहाज कंपनियों द्वारा। पहले तो आयातक निर्यातक में ही जारी किया जाता है, ये तो दो आपका ऑप्शन होगा नहीं इसमें साथियों। साख पत्र अगर दिया जाता है तो यह दिया जाता है आयातक कर्ता द्वारा। किस? आयातक कर्ता द्वारा साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, इसको याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य बता दीजिए। सबसे कम यानी उस राज्य में कम शहरी लोग रहते हैं, अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, कहने का यही मतलब हुआ। कम नगरीकृत पूछा है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका उत्तराखंड। बता दिए सबसे कम। अगर 100 लोगों में, जैसे हम उदाहरण दें, 100 लोगों में बहुत कम लोग, मान के चलिए 10 लोग आपके शहर में रहते हो और 90 लोग कहाँ रहते हो? आपके गांव में रहते हो, यही तो मतलब हुआ ना। तो सबसे कम शहर में रहने वाला राज्य कौन सा है जहां लोग सबसे कम शहर में रहते हैं? साथियों इसमें जो सही है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहर में लोग रहते हैं। लेकिन वही अगर भारत 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भारत का पूछा जाए कि भारत में शहरी और ग्रामीण का रेशियो क्या रहा रहने का, तो पहली तो ध्यान दीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहर और गांव में रहने वाला प्रतिशत परसेंटेज कितना रहा? तो शहर में साथियों जो रहते हैं 31.16, कितना? 31.16, और उसके बाद 68.84 रहेंगे इसमें, कितना? 68.84% यहाँ रहेंगे। यानी 100 लोगों में, भारत की एवरेज में हमने बताया, 100 लोगों में भारत में कम से कम शहर में 31 के लोगों के आसपास रहते हैं और गांव में भाई 68-69 लोग रहते हैं। ये याद रखिएगा, परसेंटेज भी तो कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? बता दीजिए। कथक के रायगढ़ घराने की बात कर रहा है ना, कौन थे भाई? ऑप्शन है जानकी प्रसाद, ऑप्शन बी है ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी है शंभू महाराज, ऑप्शन डी है आपका राजा चक्रधर सिंह। बता दीजिए कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में कौन से थे? तो साथियों इसमें जो सही होगा आपका राजा चक्रधर सिंह, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? बता दीजिए। किसके नाम पर है भाई? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर में स्थापना हुई है। अकादमी की स्थापना कब की गई थी? डेट पूछा। ऑप्शन है 1954, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी है 1953। तो बता दीजिए जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1954 में। कहाँ हुई थी? मणिपुर, इम्फाल में, याद रखिए। अगला प्रश्न है, पंचमहल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बता दीजिए पंचमहल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। पंचमहल बता दीजिए। पंचमहल, ये 5 महल है, ध्यान रखिएगा। कितना? 5 महल।
और आप लोग गए भी, 1 2 3 4 5 महल बनाया गया है भाई। तो बता दीजिए कहाँ पे स्थित है, पूछा है ना। तो ऑप्शन है साथियों फतेहपुर सीकरी सही हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में। अगर आप आगरा गए होंगे तो देख, किसने निर्माण करवाया था जी भाई? अकबर ने। किसने? अकबर ने निर्माण करवाया था, ये भी आप याद रखेंगे। पंचमहल कभी जाइएगा, घूम के आइएगा, घूमे होंगे तो जरूर कमेंट भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हमने बताया ना पहले, ध्यान रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये अधीनस्थ न्यायालय, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ लीजिए, ठीक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 तरह के कोर्ट। सबसे सर्वोच्च कोर्ट कौन होता है भाई? सुप्रीम कोर्ट होता है। प्रश्न क्या पूछा है भाई? यहाँ उच्च न्यायालय पूछा है ना, तो हाई कोर्ट आएगा। उच्च न्यायालय पूछा है तो हाई कोर्ट। तो पूछा है कि हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश, पहली, हाँ, हाँ, हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम पूछा है। ऑप्शन ए है किरण मजूमदार से, ऑप्शन बी है अना चंडी, ऑप्शन सी है लीला सेठ, ऑप्शन डी है एम फातिमा बीबी। बता दीजिए इसमें जो सही होगा साथियों, आपका लीला सेठ है। उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। और किस उच्च न्यायालय का? हिमाचल प्रदेश का। किसका हुई थी? हिमाचल प्रदेश। 1991 में हुई थी, 1991 में नियुक्त हुई थी। लेकिन अगर वही पूछा प्रश्न, अगर थोड़ा सा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन वही पूछे था कि बताइए सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी, तो कौन आ जाएगा? फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी महिला, पहला। ठीक, पहला ये थी, याद रखिएगा। अगर वही पूछ, चलिए बस इतना ही जानिए। एक प्रश्न का कई एक्सप्लेन करेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप देखना नहीं पसंद करेंगे, ठीक। याद रखिए 2 3 महत्वपूर्ण जो चीजें हैं मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बता दीजिए। ये बहुत लॉलीपॉप प्रश्न है, जरूर आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है साथियों? आपके जवाहरलाल नेहरू। तो आप बता दीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद क्या थे भाई? प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री अगर थी, इनका क्या नाम है? इंदिरा गांधी। पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये 3 4 प्रश्न हो ही गया इसमें भी, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है भाई। आपस में ये लोग खेलते हैं आत्मरक्षा के लिए, जैसे तलवार और भाले के आक्रमण से एक दूसरे को आत्मरक्षा के लिए बचाते रहते हैं। ऑप्शन है थांगटा, ऑप्शन बी है कलरी युद्ध, ऑप्शन सी है गटका, ऑप्शन डी है मय थाई। बता दीजिए। मणिपुर राज्य का एक भारतीय युद्ध कला है। ऑप्शन साथियों ये है थांगटा, याद रखिएगा। थांगटा, थांगता या थांगटा, याद रखिएगा। ये तलवार और भल्ला से सब खेला जाता है, आत्मरक्षा के लिए एक दूसरे व्यवहार किया जाता है। आत्मरक्षा में ये लोग अपने आप को बचाते भी हैं। तारीखे ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीखे ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? बता दीजिए। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी है इब्नु बतूता, ऑप्शन डी है आपका गयासुद्दीन तुगलक। बता दीजिए फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही के लेखक साथियों हैं आपका जियाउद्दीन बर्नी है, याद रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी। बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कैसा यह प्रश्न लगा, कैसा प्रैक्टिस सेट लगा, जरूर बताइएगा। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पुष्टि मार्ग, ये भाई पुष्टि मार्ग मतलब ये जो कृष्ण के जो उपासक लोग होते हैं, कृष्ण के उपासक लोग होते हैं, तो उसमें ये पूछा है कि इसके संस्थापक का पूछा है ना, पुष्टि मार्ग के संस्थापक, याद रखिएगा। ऑप्शन है कबीर, ऑप्शन बी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी है शंकराचार्य, ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य। तो पुष्टि मार्ग नामक संप्रदाय की जो संस्थापक इसमें थे वल्लभाचार्य थे। क्या थे? वल्लभाचार्य, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बता दीजिए। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ, गलत हो रहा है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बता दीजिए।
भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर कौन है भाई? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। ऑप्शन देख लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। तो इसमें साथियों सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। भारत का अंतिम मुगल शासक किसे माना जाता है? भारत का अंतिम मुगल शासक किसे माना जाता है? यहां पर ध्यान रखिएगा, अंतिम मुगल, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक प्रश्न में था, छूट गया है। प्रश्न अब इस तरह से, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? शक्तिशाली पूछा है, अंतिम नहीं पूछा है। अंतिम तो पूछा है लेकिन शक्तिशाली की बात किया है। तो अगर अंतिम पूछता, शक्तिशाली नहीं जोड़ता तो कोई और ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ शक्तिशाली पूछा है। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी है आपका औरंगजेब। तो शक्तिशाली पूछा है तो औरंगजेब है। मुगल वंश का जो है, मुगल वंश का जो अंतिम जो प्रतापी शासक था वह कौन था? औरंगजेब। इसकी मृत्यु कब होती है भाई? 1707 में। कब होती है? 1707 में, 1707 ईस्वी में, याद रखिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा जरूर आप बताइएगा। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और प्रश्न का लेवल क्या रहा, जरूर आप सुझाव दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया यानी भारत कहा गया है? यानी संविधान में दो ही नामों का उल्लेख है, इंडिया दैट इज भारत का नाम का उल्लेख है। तो उसमें किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है, इंडिया दैट इज भारत? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 4। तो इंडिया दैट इज भारत किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है, याद रखिएगा। और 2, 3, 4 क्या है ये भी याद रखिएगा। 2, 3, 4 क्या है? यानी अनुच्छेद 2 में जिक्र है कि कोई बाहरी देश का कोई भी भूभाग या राज्य अगर हमारे देश में मिलना चाहता है तो उसको हम लोग मिलाएंगे। किस अनुच्छेद में उसका संशोधन होगा? अनुच्छेद 2 में। बाहरी देश से बाहर वाले, जैसे सिक्किम हमारे देश का अंग कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने 1975 में उसको अपने देश में मिलाया है। ठीक उसी तरह से अनुच्छेद 2 क्या है? यानी भारत के अंदर के राज्य, भारत के अंदर के राज्य कोई किसी के नाम, सीमा परिवर्तन, एक राज्य को 2 भागों में बांटना, 3 भागों में बांटना, या 2 राज्यों को एक राज्य बना देना, ये सब किस में होगा? संशोधन अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है भाई? कि 2 और 3 जो भी प्रावधान दिए गए हैं 2 और 3 में, इसके लिए संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सामान्य बहुमत के आधार पर भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो यही सारी चीजें हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में साथियों जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। कैसा प्रश्न रहा जरूर आप अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने शुरुआत किए हैं। क्या समझाने के तरीका, बात करने का तरीका, कहीं भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा साथियों। धन्यवाद।